जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं समुद्री जल से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करेंगे। आप जानते हैं कि विद्युत धारा एक प्रकार का ऊर्जा है, टाइप ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी उत्पन्न नहीं किए जाते हैं बल्कि उसके रूप बदले जाते हैं। तो समुद्र के जल से विद्युत धारा प्राप्त करेंगे, अर्थात समुद्र के जल में कोई न कोई ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन विद्युत ऊर्जा में होगा। तो सवाल उठती है कि समुद्र के पानी में, समुद्री जल में कौन सी ऊर्जाएं होती है। तो समुद्री जल में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। आप जानते हैं कि समुद्र में जलधारा होती है, अर्थात लहर आती है, तरंग उत्पन्न होते हैं उसमें। तो ये लहर जो आती है ना, ये जो तरंग उत्पन्न होते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, काइनेटिक एनर्जी का रूप है। यानी गति में आने के कारण गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा एक मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि समुद्र के पानी जो गतिमान है, उस गतिमान की वजह से क्या है कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसी ऊर्जा से हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत धारा की उत्पत्ति करेंगे। तो एक ऊर्जा का रूप ये हुआ। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो समुद्र में तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी भी होती है। सूर्य के प्रकाश से समुद्र के पानी गर्म होते हैं और अपने अंदर ऊष्मा को समा कर रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। तो ऊष्मा से हम लोग फिर विद्युत धारा प्राप्त करेंगे और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत धारा प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि नदी का पानी जो होता है वो बहते रहता है। नदी का पानी जो बहता है वो ढाल की वजह से बहता है। यानी ढाल अगर है सतह में तो नदी का पानी बहता है, जबकि समुद्र तो अथाह है और वहाँ ढाल से पानी का बहाव नहीं होता है। तो फिर आप सवाल करेंगे कि समुद्री जल में गतिक ऊर्जा कहाँ से आती है, क्यों समुद्री जल यहाँ से वहाँ चलते हैं। तो उसके पीछे जो होती है ना, वो समुद्री जल की सांद्रता होती है, यानी उसकी डेंसिटी होती है। अलग अलग जगहों पे समुद्री जल के घनत्व अलग अलग होते हैं, और अलग अलग जगहों पे समुद्री जल के तापमान अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से समुद्री जल एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होते रहते हैं। तो आइए हम लोग दोनों को वन बाय वन करके चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर हेडिंग दिया है समुद्री जल से निर्मित विद्युत ऊर्जा, यानी यहाँ हमारा जो है ये तापीय ऊर्जा पर ये निर्भर करेगा। और तापीय ऊर्जा का जो कंसेप्ट है विद्युत धारा प्राप्त करने की तापीय से, उसको हम लोग बोलते हैं OTEC। OTEC, ओशिन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन। ओशिन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन यानी ओशिन यानी समुद्री तापीय ऊर्जा का बदलाव विद्युत ऊर्जा में। दूसरा है समुद्री तरंग से निर्मित ऊर्जा, यानी यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से। तो इसके भी फंक्शन को देखते हैं और इसके भी फंक्शन को हम लोग देखते हैं। वन बाय वन करके हम लोग दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग देखेंगे कि एक समुद्र है, ठीक है ना। हम लोग मान लिए कि एक समुद्र है और समुद्र में एक जल है। तो ये समुद्र में जल जो होते हैं वो खारा होते हैं, यानी नमकीन होते हैं। और ये नमकीन जो जल होते हैं प्रकाश की किरणों को अवशोषित व ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं, यानी प्रकाश में जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। और इस ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से समुद्र के ऊपरी सतह पर क्या होता है कि गर्म हो जाता है पानी। तो हमारा ये पूरा समुद्र है और इसका एक सतह ऐसा है ऊपर वाला जो बहुत गर्म हो गया है सूर्य के ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से। यानी सूर्य से निकलने वाले प्रकाश जो है उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसके वजह से यहाँ का पानी क्या हो गया है कि गर्म हो गया है। यहाँ का पानी जो है वो गर्म हो गया है, और यहाँ का पानी गर्म हो गया, उसके तुलना में देखेंगे कि नीचे का पानी इसके सतह में होगा वो ठंडा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर ऊपर के गर्म पानी को और नीचे के ठंडे पानी को आपस में अगर हम मिला देते हैं, वो बहुत सारे गर्म पानी और बहुत सारे ठंडा पानी को आपस में जब मिलाते हैं तो वहाँ पर स्टीम जनरेट होता है, यानी भाप उत्पन्न होता है। जैसे आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो जलधाराएँ हैं वो न्यू फाउंडलैंड तट पर आपस में मिलती है, उसकी वजह से एक भाप का फवारा चारों तरफ
तरफ वहाँ उड़ा हुआ रहता है, जिसके वजह से वहाँ वायुयान यात्रा में असुविधा होती है। और वैसे क्षेत्र नीचे का गुनगुना पानी का होता है जो मछली के प्रोडक्शन के लिए बहुत बेहतर होता है। इसलिए न्यू फाउंडलैंड तट जो है इस दुनिया में मछली उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर ओयासियो और क्यूरोसियो जो गर्म और ठंडी जलधारा जापान के तट पर मिलती है, और वहाँ भी क्या होता है कि मछली उत्पादन ज़्यादा होती है। चूँकि गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलने की वजह से प्लैंकटन नाम का पौधा का प्रजनन वैसे सतहों पर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर इस समुद्र में ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है, तो वैसे जगहों पर होता क्या है कि वातावरण तापमान अनुकूल होता है प्लैंकटन जैसे पौधे के उत्पादन हेतु। और प्लैंकटन पौधा जो है मछलियों का मुख्य भोजन होता है, और वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जापान का तट ओयासियो और क्यूरोसियो जो जलधाराओं का है, जो एक गर्म है और एक ठंडी है, का मिलन स्थान है, वहाँ पर संसार में ज़्यादा मछलियाँ उत्पादन की जाती है। फिर नॉर्थ अमेरिका का न्यू फाउंडलैंड तट पर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर ठंडा और एक गर्म है, यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। तो फिर वहाँ का वातावरण जो क्रिएट होता है, वहाँ पर फिर प्लैंकटन का उत्पादन ज़्यादा होता है और मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो मैंने जलधारा का कंसेप्ट आपको दिया कि जब एक गर्म पानी और एक तरफ से ठंडी पानी आपस में जब मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भाप स्टीम का जनरेशन होता है। और अगर उसमें कूलेंट मिला दें, कूलेंट शीतलक मिला दें, तो और ज़्यादा मात्रा में वो भाप का उत्सर्जन होगा, स्टीम का उत्सर्जन होगा। तो हम इस कंसेप्ट को अगर यहाँ पर करें, तो यहाँ का ये जो ऊपर का यह ऊर्जा कौन सा गर्म पानी हो गया, तो इसमें ताप है यानी ऊष्मा है। तो ये ऊष्मा ऊर्जा है यानी ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी इसके वजह से ये जो गर्म हो गया है। तो ये गर्म हम लोग क्या करते हैं कि समुद्र में ऐसा व्यवस्था करते हैं कि एक पाइपलाइन और यहाँ एक चैम्बर बना देते हैं। एक पाइपलाइन से यानी पाइप के थ्रू ये ऊपर के कुछ हिस्से के गर्म जल को कनेक्ट कर देते हैं नीचे के ठंडे जल से, ठीक है ना। और ऊपर के गर्म जल और नीचे के जल ठंडे जल को कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों को लेकर एक मिश्रण चैम्बर होता है नीचे, ठीक है ना। ये मिक्सचर चैम्बर होता है, यानी एक ऐसा चैम्बर हम बना देते हैं जहाँ पर ये दोनों पानी मिलते हैं, और यहाँ पर कुछ कूलेंट का भी शीतलक का प्रयोग कर देते हैं, जिससे यह आपस में मिलकर यहाँ पे बड़े पैमाने पर स्टीम जनरेट होता है, यानी भाप होता है, ठीक है ना। और ये भाप के निर्माण की वजह से आपको याद होगा कि थर्मल पावर स्टेशन अर्थात कोयला जहाँ से जलाकर पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है और भाप से टरबाइन को नचाया जाता है। तो हमारा विद्युत उत्पादन के क्रम में हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि हमको टरबाइन को नचाना है, और टरबाइन को नचाने का साधन ज़्यादातर जो है बड़े बड़े टरबाइन को स्टीम से ही नचाए जाते हैं, भाप से ही नचाए जाते हैं। तो थर्मल पावर स्टेशन पर पानी को कोयले की मदद से गर्म करके हम लोग पानी को भाप में बदलकर हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, और यहाँ पर हम लोग वही स्टीम इस प्रकार से नेचुरली जो घटनाएं हैं इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर स्टीम का निर्माण कर लिए। और इस स्टीम को फिर क्या करते हैं एक पाइपलाइन के द्वारा एक टरबाइन को देते हैं, टरबाइन, और फिर टरबाइन से आर्मेचर लगता है। आर्मेचर का मतलब होता है कि जैसे आप जनरेटर देखते हैं, जनरेटर का आगे वाला जो पोर्शन होता है जिसमें तांबे का कॉइल लगा हुआ रहता है, वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटती है, और उसी घटना की वजह से वहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हमारा जब भी विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो हमको यही माइंड में रखता है कि उस आर्मेचर को रोटेट कराना है, और उससे टरबाइन जुड़ी होती है। टरबाइन एक पंखी नुमा आकृति होती है जिस पर ये स्टीम से क्या किया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर स्टीम उत्पन्न कर लिया और इससे टरबाइन को रोटेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि आर्मेचर नचेगा और इससे हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो अब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि समुद्री जो तापीय ऊर्जा है उससे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करें। अगर इसका सैद्धांतिक स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले ये देखेंगे
ये तापीय ऊर्जा का निर्माण करेंगे। यानी तापीय ऊर्जा है हमारा, यानी सूर्य से यहाँ तापीय ऊर्जा मिला, इस तापीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का, ये जो स्टीम चल रहा है यांत्रिक ऊर्जा हुआ, तो तापीय ऊर्जा बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा में और फिर यांत्रिक ऊर्जा बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। तो अगर आपसे ये अरेंज करें कि अगर ये OTEC में ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन में किस प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले तापीय ऊर्जा का निर्माण, तापीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। ये आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस तरह के क्या भारत में कहीं पर प्रयोग हुए हैं, तो आप केरल के तिरुवनंतपुरम में हैं, जो IIT के चेन्नई के कुछ विशेषज्ञों ने ये पहले प्रयोग करके बजिज्म स्थान पर इस तरह के क्या कहते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। साथ ही साथ ये केरल का थनगेसरी है और साथ अंडमान निकोबार में भी इस तरह के संयंत्र लगाए गए हैं और इस तरह के विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है। तो ये हमारे उदाहरण है कुछ, और ये हमारी ये प्रक्रिया रहे OTEC, यानी समुद्र के तापीय ऊर्जा से विद्युत धारा उत्पन्न करने का एक प्रणाली है, एक तरीका है, एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि समुद्री तरंग से, वेव से, लहर से किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तो हम आप सब जानते हैं कि समुद्र में लहरें आती रहती है और समुद्र का पानी एक जगह से दूसरी जगह गतिमान रहती है, जलधारा होती है। तो हम लोग अगर ये समुद्र के पानी में अगर हम क्या करें कि इस तरह का एक व्यवस्था लगा दें, और इस व्यवस्था में हम एक बीच में क्या देख रहे हैं कि ये जो लगाए हैं व्यवस्था एक फैन है। इस फैन को हम लोग कहते हैं टर्बो फैन, ठीक है ना, टर्बो फैन, ठीक है ना। इस फैन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बो फैन कहते हैं। इस फैन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बो फैन कहते हैं। यहाँ पर एक फैन लगा देंगे, ठीक है ना, और ये फैन लगा देंगे, जैसे ये मान लीजिए कि इस पर हम ऐसे फैन, इस तरह से फैन लगा दिए, हम अलग अलग फैन लगा देंगे और इस पर हवा या स्टीम का झोंका पड़ेगा तो इसको नचाएगा। तो हमारा विद्युत उत्पादन करने का सब जगह एक ही तकनीक होता है कि हम टरबाइन को नचाएं और टरबाइन से जुड़ा हुआ आर्मेचर नचे और विद्युत धारा उत्पन्न करे। तो यहाँ पर हम एक टर्बो फैन लगा देते हैं, यानी ये समुद्र के पानी के नीचे जहाँ पर ये गतिमान पानी है वहाँ पर हम इस तरह का एक फैन लगा देते हैं और ये फैन रोटेट करता है। और ये रोटेट करने के बाद क्या होता है कि ये टरबाइन को हम लोग इसे जोड़ देते हैं और ये टरबाइन नाचने लगता है और फिर इसे आर्मेचर को कनेक्ट कर देते हैं, आर्मेचर नाचेगा और फिर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर भी हम अगर देखें सैद्धांतिक पक्ष को, तो हम लोग इसके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तापीय ऊर्जा को पहले यांत्रिक ऊर्जा और फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से समुद्री जल से दो तरीके से हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है जिसको रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। जो हमारा समुद्र का जल है यह हमेशा ऊर्जा हमको देता रहेगा। हालांकि यह तकनीक जो है आधार पर अभी बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है।